Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of vote of no confidence against the Prime Minister. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं, ये करंट सिचुएशन को देखते हुए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है कि आप लोगों को पता चले कि जो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट चलाई जा रही है वो एक्चुअली है क्या, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इटसेल्फ इसका मीनिंग क्या है। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको देखें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को हम नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं। अब इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से क्या मुराद है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज बेसिकली अ स्टेटमेंट और वोट। अब ये किस किस्म की स्टेटमेंट है या कैसा वोट है? दैट वेदर अ पर्सन in the position of responsibility is still fit to hold that position or not। यानी कि गवर्नमेंट का जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो एक जिम्मेदार बंदा है, जिसको गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी दी गई है, जिसको हम अपना प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हेड ऑफ द कंट्री, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वेदर दैट पर्सन इज स्टिल फिट टू होल्ड दैट पोजीशन, क्या वो इस काबिल है कि वो अब भी अपनी पोजीशन को, अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल उसी तरह से फुलफिल कर सकता है। यहाँ फिट का मतलब क्या है? यहाँ फिट से मुराद ये कि क्या वो इतना कैपेबल है या नहीं, उसकी इतनी सलाहियत है कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए उसकी तमाम ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे, उनकी तमाम ऑब्लिगेशंस को बरोकार लाते हुए वो गवर्नमेंट के डिसीजंस कर सकता है या नहीं। सो ये देखने के लिए इसको हम कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर वो फिट नहीं है तो उसके खिलाफ ये मूवमेंट चलाई जाती है। इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट या नो कॉन्फिडेंस मोशन को उर्दू में हम कहते हैं तहरीके अदम एतमाद। यानी अदम एतमाद की जो तहरीक चलाई जा रही है वो तहरीक क्या है, वो अदम एतमाद इटसेल्फ क्या चीज़ है। ये रीसेंट टॉपिक मैंने उठाया है जो कि बहुत ही वायरल है। आप न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे हर जगह ये बात सुन रहे हो कि इमरान खान के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट चलाई जा रही है। सो इसलिए मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है ताकि आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ सके कि जो इमरान खान के खिलाफ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट अपोजिशन चला रही है, जिसको बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई है कि इमरान खान को रिमूव कर दिया जाएगा, तो ये कैसे होगा, ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है, ये किन किन स्टेप से गुजर कर ये तहरीक चलाई जाएगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज एक्चुअली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 95 डील करता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। आर्टिकल 95 में प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरह से एक गवर्नमेंट के हेड को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल पर्सन को उसकी पोजीशन से हटाने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, आर्टिकल 95 में ये प्रॉपर प्रोसीजर बताया हुआ है। आर्टिकल 95 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, लेकिन आज इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल 95 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में क्या बात की गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का लोअर हाउस है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ऐवान ज़ीरी, ठीक है, जो निचला हाउस है जो कि नेशनल असम्बली कहलाता है, उस नेशनल असम्बली के मेजॉरिटी मेंबर्स गवर्नमेंट के हेड को सिलेक्ट भी करते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट के हेड को रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे? कि जो हमने पढ़ा कि नेशनल असम्बली के मेजॉरिटी मेंबर्स अपने ही उस हाउस में से किसी एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं और फिर उस बंदे को बाकायदा वोटिंग होती है, उसको इलेक्ट करने के लिए बाकायदा वोट किए जाते हैं और फिर उसको हेड इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर उसके फेवर के वोट ज़्यादा होते हैं तो उस बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, कायदे ईवान, ठीक है, ईवान का कायद बना दिया जाता है। लेकिन अगर यही मेजॉरिटी मेंबर्स
इस कायदे ऐवान को रिमूव करना चाहते हैं तो यही मेजॉरिटी मेंबर्स इसके अगेंस्ट वोटिंग करके उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास बाकायदा ये पावर है, ये राइट है कि वो वोटिंग के थ्रू इलेक्ट भी कर सकते हैं और वोटिंग के थ्रू वो उस बंदे को रिमूव भी कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि दैट पर्सन इज नॉट कैपेबल इनफ टू परफॉर्म द ड्यूटीज एज द प्राइम मिनिस्टर, तो वो उसको रिमूव करेंगे। अब इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट को हम करंट सिचुएशन के साथ मिलाकर डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ सके। ठीक है, अब इसमें यह बात की गई है कि ऑपोजिशन जो है अगर वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट चलाना चाहती है तो उस सूरत में क्या होगा। अब जैसे हमने करंट सिचुएशन को देखा, अब आजकल क्या चल रहा है कि ऑपोजिशन ये चाहती है कि इमरान खान को रिमूव कर दिया जाए, तो उस सूरत में इस ऑपोजिशन को क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, किन किन प्रोसेस से गुजरते हुए, किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो इमरान खान के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट चलाकर उसको रिमूव कर सकते हैं। सो ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है। अब वो स्टेप्स देखने हैं। सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज एप्लीकेशन टू द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। यानी पहला मरहला क्या है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर को एक दरख्वास्त देनी है। अब वो किस तरह से होगी, जब हमने बात की कि एक ऑपोजिशन जो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करना चाह रही है तो उस सूरत में क्या होगा कि नेशनल असेंबली जो हमारा लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, उसके 20% ऑफ द मेंबर्स क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन फॉर दी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो क्या करेंगे, स्पीकर को पेश करेंगे। उस एप्लीकेशन पर उन 20% ऑफ द मेंबर्स के सिग्नेचर्स होंगे जो कि इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि यस दे वांट टू रिमूव द हेड ऑफ द कंट्री, दे वांट टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर। सो उस पर उनके बाकायदा सिग्नेचर्स होंगे और वो ये एप्लीकेशन स्पीकर को देंगे दैट वी वांट टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एज ही इज अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, राइट। और वो स्पीकर को ये कहेंगे इस एप्लीकेशन के थ्रू कि अब आप बाकायदा इस पर वोटिंग कराएं ताकि इस वोटिंग का जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग हम प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकें। एज नेशनल असेंबली इज कंपोज्ड ऑफ 342 मेंबर्स। सो अगर हम करंट सिचुएशन के साथ मिलाते हैं तो इस 342 मेंबर्स में से गवर्नमेंट का एक मेंबर दैट बिलोंग्स टू हंगू, उसकी डेथ हो गई थी जिसके बाद उसकी सीट पर कोई इलेक्शन नहीं हुए। सो अब मेंबर्स की तादाद कितनी होगी, 341। 341 में से एक बंदा जो ऑपोजिशन का था जिसको अरेस्ट कर लिया गया था, उसके सीट पर भी कोई इलेक्शन नहीं हुआ, लिहाजा अब टोटल मेंबरान कितने हैं नेशनल असेंबली के अंदर, 340 मेंबर्स हैं। इन 340 मेंबर्स का जो 20% है वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन देगा स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली को फॉर द मूवमेंट फॉर रिमूविंग द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर प्रोसीडिंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट। अब पहला स्टेप हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन दे दी गई स्पीकर को। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, स्पीकर को जैसे ही एप्लीकेशन मिलेगी स्पीकर विल कॉल द सेशन ऑफ द असेंबली। यानी कि 20% मेंबर्स ने स्पीकर को एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन में तमाम चीज़ें मेंशन कर दी कि अब आप वोटिंग कराएं कि हम इस बंदे को रिमूव करना चाहते हैं। जैसे ही स्पीकर को एप्लीकेशन मिलेगी वो असेंबली के तमाम मेंबरान को नोटिफाई करेगा, वो उनका एक इजलास बुलाएगा, ठीक है, उन तमाम मेंबर्स को थ्रू नोटिफिकेशन वो इस चीज़ की इतला देगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट चलाई गई है अपोजिशन की तरफ से और उस पर बाकायदा वोटिंग होगी। लिहाजा अब ये मेंबर्स आए तो अब इस जो सेशन का टाइम पीरियड है वो कितना है, विद इन 3 to 7 डेज, यानी कि 3 से 7 दिन के अंदर स्पीकर बाउंड है कि वो मेंबरान का इजलास बुलाएगा और उस पर इजलास में वोटिंग की जाएगी। अब यहाँ एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि समझने वाली है कि क्या स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली तमाम मेंबरान को बुलाकर ये पूछ सकता है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई है इस पर जो सिग्नेचर्स हैं वो क्या इन्हीं बंदों के हैं या नहीं, यानी कि उन्हीं 20% मेंबर्स में से हैं या नहीं। सो ऐसा नहीं है, यानी कि वो तमाम मेंबरान को बुलाकर ये नहीं पूछ सकता कि भाई ये सिग्नेचर आपका है या नहीं। हाँ, अगर किसी एक पर्टिकुलर बंदे पर उसको डाउट होता है, उसके सिग्नेचर पर उसको डाउट होता है, तो वो
उस पर्टिकुलर मेंबर को बुलाकर ये पूछ सकता है। ये उस स्पीकर के सवाबदीदी इख्तियारात हैं, ये उसकी जुरिस्डिक्शन है कि इन केस ऑफ डाउट वो किसी पर्टिकुलर मेंबर को बुलाकर उससे पूछगछ कर सकता है, लेकिन वो तमाम मेंबर्स को नहीं बुलाएगा। अब दो स्टेप्स तो हो गए, पहली एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगी, सेकंड स्टेप एप्लीकेशन मिलते ही स्पीकर ने असेंबली का इजलास बुलवा दिया। उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, अब बाकायदा सेशन का आगाज किया जाता है। अब जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा, देन स्पीकर विल रिंग द बेल फॉर 5 मिनट्स। वो 5 मिनट तक घंटी बजाएगा। इस घंटी बजाने का मकसद क्या होगा कि जितने भी नेशनल असेंबली के मेंबरान इस इजलास में आना चाहते हैं वो इन 5 मिनट के अंदर अंदर उस हाउस में आ जाएं। जो आना चाहते हैं वो आ जाएं, जो नहीं आना चाहते वो बाहर ही रहें। अब जैसे ही ये 5 मिनट का दौरानिया ख़त्म होता है, 5 मिनट तक घंटी बजाने के बाद जैसे ही 5 मिनट गुजर गए, उसके बाद क्या होगा, एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। रेजोल्यूशन पास करने से पहले भी क्या होगा कि जैसे ही 5 मिनट पूरे हुए उसके बाद स्पीकर असेंबली के तमाम दरवाजे बंद कर देगा, यानी कि उन तमाम दरवाज़ों को लॉक कर दिया जाएगा कि अब मज़ीद मेंबरान का दाखिला ममनू है। जैसे ही डोर क्लोज हो गए उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जिसमें बाकायदा वोटिंग का अमल जारी हो जाएगा, यानी कि जो लोग फेवर में वोट करना चाहते हैं और जो लोग अगेंस्ट वोट करना चाहते हैं। अब जो लोग फेवर में वोट करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो एक दरवाजे से दाखिल होंगे, जो अगेंस्ट दी वोट करना चाहते हैं वो दूसरे दरवाजे से दाखिल होंगे। अब इस दाखिले के दौरान फेवर और अगेंस्ट में जितने भी लोग आ जा रहे हैं उन मेंबर्स को क्या किया जाएगा, उनको बाकायदा उनके नाम वेरीफाई किए जाएंगे, उनको बाकायदा उनके नाम कॉल किए जाएंगे और उनकी बाकायदा से वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन होने के बाद इन तमाम मेंबरान्स के फेवर और अगेंस्ट वाले के काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है, काउंटिंग ऑफ द वोट्स, यानी कि वो जो मेंबर फेवर और अगेंस्ट में आ जा रहे थे उनकी बाकायदा काउंटिंग की जाएगी। और जैसे ही काउंटिंग का अमल कंप्लीट हो जाएगा तो स्पीकर विल अगेन रिंग द बेल। इस बार बेल रिंग करने का मतलब क्या है, घंटी बजाने का मतलब क्या है कि वो तमाम मेंबर्स जो उस दरवाज़ों से आ जा रहे थे उनको दोबारा इजलास में बुलाया जाएगा। दे ऑल विल कम बैक टू द सेशन और उसके बाद क्या होगा, स्पीकर विल अनाउंस द रिजल्ट। ये जो रिजल्ट अनाउंसमेंट वाला प्रोसीजर है ये हमारा फाइनल स्टेप है, यानी कि एप्लीकेशन देने के बाद सेशन स्टार्ट हुआ, वोटिंग हुई, वोटिंग काउंट हुए, काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद अब फाइनल स्टेप क्या है, रिजल्ट अनाउंस करना। अब ऑब्वियसली दो तरह के रिजल्ट होंगे, या तो ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी या फेल हो जाएगी। अब हम करंट सिनेरियो को देखते हुए बात करते हैं कि करंट सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास उनके फेवर में कितने मेंबरान के वोट्स हैं, टोटल 178। और अगर हम ऑपोजिशन को देखें तो ऑपोजिशन के पास कितने वोट्स हैं सक्सेसफुल होने के लिए, 162, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट को 10 वोट्स की मेजॉरिटी हासिल है। और ऑपोजिशन को कितने वोट्स चाहिए, उनके पास टोटल 162 वोट्स हैं, तो उन्हें 10 वोट्स मजीद चाहिए ताकि वो इस मूवमेंट को सक्सेसफुल करार दे सके। ठीक है, और वो 10 वोट्स उनको कहाँ से मिल सकते हैं, वो काफ लीग से भी हो सकते हैं, अवामी नेशनल पार्टी से, आज़ाद उम्मीदवार जितने भी उनके पास हैं वो उनसे, इत्तेहादियों से वो वोट लेकर इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब जो दो रिजल्ट्स हमने कहा कि सक्सेस या फेल हो गया, अब इन केस गवर्नमेंट को ऑपोजिशन को 170 वोट्स मिलते हैं, ठीक है, इस सेशन के दौरान, दैट मीन्स के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट तो फेल होगी। तो उस सूरत में क्या होगा, दैट द हाउस विल कंटिन्यू इन अ वे इट वाज। लेकिन अगर ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, ऑपोजिशन को फॉर एग्जाम्पल 174 वोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, अक्सरियत वोट्स ऑपोजिशन के फेवर में आ जाते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर के रिमूवल के वोट्स तो कंप्लीट हो गए, तो फिर क्या करेगा, स्पीकर विल नोटिफाई टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री अबाउट दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट। वो उसकी सक्सेस के बारे में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर ऑपोजिशन फेल हो जाती है
तो नेक्स्ट 6 मंथ्स तक वो दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट नहीं चला सकते, वो असम्बली में इस चीज़ की एप्लीकेशन नहीं दे सकते। कितना टाइम पीरियड उनके पास? 6 महीने का टाइम पीरियड है कि वो इन 6 महीनों के दौरान दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए असम्बली में नहीं आ सकते। लेकिन अगर सक्सेसफुल हो जाती है ऑपोजिशन, तो स्पीकर क्या करता है, वो प्रेसिडेंट को नोटिफाई करेगा और फिर नोटिफिकेशन के बाद क्या होगा कि उस प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर दिया जाएगा। नाउ दैट प्राइम मिनिस्टर इज नो मोर एबल टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और फिर यहाँ ये बात कि क्या नेक्स्ट पीएम आने तक वो पीएम वैसे ही रहेगा अपनी पोजीशन पर? नहीं, जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट सक्सेसफुल होती है, एट दैट मोमेंट नाउ दैट प्राइम मिनिस्टर इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो उसी वक्त उसका रिमूवल हो जाता है, उसी वक्त उसके तमाम इख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं जैसे ही वो मूवमेंट सक्सेसफुल होती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन का अमल स्टार्ट हो जाता है। और कहा यह जाता है कि क्या नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए कोई टाइम पीरियड है, तो ऐसा कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया, लेकिन जितना जल्दी हो सके न्यू प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शंस करवाए जाएंगे और बाकायदा वही प्रोसीजर फॉलो होगा जो पहले इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर के लिए होता था, यानी असम्बली में वोटिंग होगी और फिर वो मेजॉरिटी वोट्स हासिल करने के बाद प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। सो ये तमाम प्रोसीजर फॉलो होता है एक प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए। अब अगर इस वीडियो को मैं ब्रीफली आप लोगों को बताऊं तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले 20% ऑफ द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली विल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। जैसे ही स्पीकर को वो एप्लीकेशन मिलेगी, द स्पीकर विल नोटिफाई टू ऑल द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। वो उन तमाम मेंबर्स को इस एप्लीकेशन के बारे में बताएगा और इस एप्लीकेशन के बारे में बताने के साथ साथ वो एक सेशन कॉल करेगा और तमाम मेंबरान्स को उस सेशन में बुलाएगा। फिर उस सेशन में क्या होगा, बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास कराया जाएगा जिसके थ्रू वोटिंग होगी और वोटिंग उस एप्लीकेशन के फेवर में भी की जाएगी और अगेंस्ट भी की। उसके बाद इन तमाम वोटों की गिनती की जाएगी और वोटों की गिनती करने के बाद फिर फाइनल स्टेप क्या है, रिजल्ट अनाउंसमेंट। फिर उसके बाद इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। सो ये थे कुछ स्टेप्स जिनको फॉलो करते हुए आप एक प्राइम मिनिस्टर को उसकी पोजीशन से हटा सकते हैं बाय गिविंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप आपको ये तमाम प्रोसीजर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।